Good afternoon, all of you. Today, I am going to talk about the important questions of UP बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th. स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं. आज मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि हमारे यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए. कुछ और बातें मैं डिस्कस करने वाला हूं, वो विशेष तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक कोई प्रिपेयरिंग नहीं की है या जिनकी तैयारी अभी तक पूरी तरह हो नहीं पाई है. तो मैं कुछ आप लोगों के लिए ऐसे कुछ टिप्स लाया हूं जिसके माध्यम से आप जुड़ेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. पहले बात करते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच होते हैं, यानी 12th के लिए या हमारे क्लास 10th के लिए. मैं कैरेक्टर स्केच की बात करूं, स्पेशली ये भी 10th की बात मैं करने वाला हूं. तो चलिए बच्चों ध्यान दो. पहले बात कर ले अगर लेंचो की, तो आपने बखूबी पढ़ा होगा लेंचो के बारे में. दूसरा यानी लेंचो के साथ ही एक है पोस्ट मास्टर. मैं इसकी बात करूं, अभी मैं डिटेल में थोड़ा समझाऊंगा इनके बारे में. जो आपका थर्ड कैरेक्टर स्केच हो सकता है, फ़िलहाल वो कैरेक्टर स्केच के तौर पे तो नहीं पूछा जाएगा बट पूछा जा सकता है. तो नेल्सन मंडेला जी को आप ज़रूर पढ़िए, यानी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये. नेल्सन मंडेला जी के बारे में बात कर लें तो इनको ज़रूर पढ़ना है. बात करें नेक्स्ट कैरेक्टर स्केच की, तो एनी फ्रैंक, ये रिसेंटली पूछा गया है पेपर में. एनी फ्रैंक यानी ये रिसेंटली पूछा गया है पेपर में. आप यूपी बोर्ड का एक्सरसाइज ले लीजिए, यानी कोई मॉडल पेपर अनसॉल्व पेपर सॉल्व करिए, तो आप क्या देखेंगे कि आपको एनी फ्रैंक का भी कैरेक्टर स्केच वहाँ पे मिल जाता है. और आगे बात करें, आपका जो 5th इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच है, मैं अगर उसकी बात करूं तो आप थोड़ा सा सप्लीमेंट्री की तरफ चलेंगे. उसका जो पहला कैरेक्टर स्केच है वो है ट्रिकी. यानी ट्रिकी की बात करें तो आप जानते हैं ट्रिकी कौन था क्या था, अभी इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं. उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, मिसेस पम्फ्री की बात कर लें. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए. आपका जो 7th कैरेक्टर स्केच इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रिए से, ये है आपका, फिर आप याद रखिए हरी सिंह के बारे में थोड़ा सा भी हम आपको कुछ क्लू देते हैं. और बात कर ले फिर हरी सिंह का ही जो एक सेकंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर उस पार्ट का है वो है अनिल एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच आपके लिए हो सकता है पेपर में. बात कर लें आगे, जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच हैं वो आप थोड़ा जब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे, आपने पढ़ा होगा द नेकलेस, यानी उसकी बात करें तो उसमें एक महिला का नाम है मटिल्डा, यानी हमारे लिए मटिल्डा, यानी इसका नाम भी चेंज करके पूछ सकता है, मिसेस लॉयजल करके पूछेगा पेपर में. तो थोड़ा इस पे ध्यान देना बच्चों. मिसेस लॉयजल यानी वही मटिल्डा है, वही मिसेस लॉयजल हैं. इनकी खासियत क्या है, इनके कैरेक्टर स्केच में क्या है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. आगे बात कर लें तो हमारे लिए भोली एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच बन सकती है. तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं. फिर और कैरेक्टर स्केच है, मैं उसके बारे में थोड़ी देर में अभी डिस्कस करता हूँ आगे. अगर बात करें लेंचो की, तो लेंचो पहला क्या है, एक फार्मर है. इसका कैरेक्टर स्केच में क्या है, फार्मर है, यानी एक किसान के रूप में आप उसे जानते हैं. फिर उसका गॉड पे काफ़ी बिलीव था, है ना, फर्म फैथ इन गॉड. ये गॉड में काफ़ी बिलीव करता था. लेंचो की बात अगर मैं करूं, दूसरा और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच क्या है, लेंचो ऑप्टिमिस्टिक था, यानी इसकी बात कर लें तो ये ऑप्टिमिस्टिक भी था, आशावादी व्यक्ति है लेंचो. हार्ड वर्किंग भी है. तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो पहला हेडिंग आप रखेंगे वो आप एज ए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करिएगा, यानी पहला हेडिंग रखिएगा इंट्रोडक्शन. किसी भी कैरेक्टर स्केच का जो पहला हेडिंग होगा वो आप रख लीजिएगा इंट्रोडक्शन. और इंट्रोडक्शन में लिखना क्या है अगर मैं आपको बताऊं तो ध्यान से समझिए. इंट्रोडक्शन लिखते समय ध्यान देना, आप दिखाना पेपर में कि उस जिसका कैरेक्टर स्केच आपको लिखना है, जैसे सपोज दैट लेंचो का ही लिख रहे हो तो लिखोगे लेंचो इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर. इस कैरेक्टर लिखना, फिर आप द लेसन लिखना, यानी लेंचो इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर आप दिस लेसन. बी फाइंड द फॉलोइंग क्वालिटीज इन हिज कैरेक्टर, यानी लेंचो क्या है, इस पार्ट का एक मेन कैरेक्टर है और इसके चरित्र में हम निम्नलिखित गुणों को पाते हैं, एक तरीके से हिंदी में अगर आप समझे तो. फिर क्या करना, एज अ फार्मर, एज यानी नेक्स्ट एज एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, एज अ हार्ड वर्किंग मैन, है ना, फर्म फैथ इन गॉड. ये आप सारे जो पॉइंट है बना के वहाँ पे कैरेक्टर स्केच में लिख सकते हैं. बात कर लें
पोस्ट मास्टर की, यानी पोस्ट मास्टर क्या था, तो इसकी क्वालिटी पहले है कि ये एमेबल फैट था, यानी ये मोटा व्यक्ति है और फुल ऑफ काइंडनेस है, ये दयालु व्यक्ति है, ह्यूमरिस्ट है, यानी इसके अंदर ये मजाकिया थोड़ा है, हंसता भी है। अगर बात कर ले नेल्सन मंडेला जी के बारे में, तो इनके बारे में थोड़ा डिस्कशन अगर करें तो पहला पॉइंट याद रखिएगा कि ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका हैं, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ, यानी साउथ अफ्रीका की बात कर ले, यानी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया ऐसे, साउथ अफ्रीका की बात कर लें तो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। अब इससे एक क्वेश्चन और बनता है, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन और बनेगा बच्चों, एग्जाम में ध्यान दीजिएगा कौन सा बन सकता है। एक पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट डेट, या व्हाट इज़ द डे ऑफ एनुग्रेशन, एनुग्रेशन का जो डेट है वो क्या हो सकता है। शपथ ग्रहण समारोह जब हुआ था तो उससे एक क्वेश्चन बनता है, वो याद रखिएगा, वो है 10 मई 1994, ये डेट आप याद रखिएगा। 10 मई 1994 का वो दिन था जब ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ। और शपथ ग्रहण समारोह हुआ कहाँ था, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। कई बार मैं ऑलरेडी कई बार बच्चों को बोल चुका हूँ, मैंने क्लास में ऑलरेडी पढ़ाया है बॉयज़, कि कहाँ हुआ था शपथ ग्रहण समारोह, तो आपको याद रखना होगा, यानी एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया में, यानी वो बिल्डिंग का नाम क्या था, यूनियन बिल्डिंग था वो, और एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया, यानी पूरा प्रॉपर लिखेंगे तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। बात कर लें एनी फ्रैंक के बारे में, वैसे मंडेला जी के बारे में और सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि हाउ लॉन्ग मंडेला हैड टू स्पेंड इन प्रिजन, कितना लंबा समय मंडेला जी को जेल में बिताना पड़ा, तो आप सभी जानते हैं कि 30 ईयर्स आप वहाँ मेंशन करिएगा, यानी OMR शीट जो आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, एक इंपॉर्टेंट सीक्रेट बात बताने का है, ध्यान देना। एनी फ्रैंक के बारे में आप जानते हैं, इससे एक क्वेश्चन बहुत बार आता है। एनी फ्रैंक तो एक लड़की थी भाई, आपको मालूम होगा, एक ये राइटर भी है, बहुत कम उम्र में ये राइटर है, अपने लिए ये डायरी बनाती है। और एक क्वेश्चन इसी से बनता है कि वाई एनी फ्रैंक मेंटेन अ डायरी, एनी फ्रैंक ने डायरी क्यों बनाई थी, आप याद रखिएगा। तो डायरी क्यों बनाई थी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। सी मेड अ डायरी बिकॉज सी हैज़ नो फ्रेंड टू शेयर देयर हर इमोशन एंड फीलिंग्स, ये रखिएगा यहाँ पे। ट्रिकी के बारे में बात कर लें तो ट्रिकी को आप सभी जानते हैं, एक ये पहला तो पूछा जाता है डॉग, है ना, ये ग्रीडी था, लालची था, ये पहले तो कुत्ता था, और कुत्ता कॉमन सेंस है, लालची होता ही है, तो यहाँ पे ग्रीडी था, लालची था। फैट भी दिखा सकते हो, वॉमिटिंग था, यानी वॉमिटिंग करता था, वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ फूड, अधिक खाना खा लेने की वजह से ये वॉमिटिंग करता था लगातार, इसको बहुत सारी प्रॉब्लम थी। मिसेस पम्फ्री जो इसकी मिस्ट्रेस हैं, आई मीन मालकिन है इसकी, वो क्या सोचती हैं, वो ये सोचती हैं कि इसको माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, यानी इसको कुपोषण हो गया है, हट्टा कट्टा मतलब फूला था, एकदम मोटा स्वेज की तरह हो चुका था। आगे बात कर लें मिसेस पम्फ्री, तो भैया पहले तो ये रिच लेडी हैं, यानी रिच हैं, धनी हैं, आप याद रखिएगा। केयरिंग, ये केयरिंग लाइक मदर, अब एक माँ की तरह केयर करती हैं, जिस तरह माँ अपने बेटे का केयर करती है ना, उस तरह ये केयर करती हैं ट्रिकी को। ट्रिकी का बहुत ज़्यादा इन्होंने केयर किया, उसका परिणाम ये रहा कि वो बीमार हो गया और फाइनली डॉक्टर हैरिट के पास वो उसको दे देती हैं, और डॉक्टर हैरिट वहाँ पे ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा करते हैं। ही गेव नो फूड फॉर नेक्स्ट 2 days, कोई उन्होंने आगामी 2 दिनों के लिए कुछ भी खाने वाने के लिए नहीं दिया था, सिर्फ उन्होंने प्लेंटी ऑफ वाटर्स प्रोवाइड किए थे, पानी दिया था पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में। हरी सिंह की बात करें, मैं संक्षेप में ही कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप याद रखिए, कुछ ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच हैं, अभी और भी आगे मैं बताने वाला हूँ। चलिए, तो मिसेस पम्फ्री में केयरिंग लाइक मदर, रिच लेडी, एज अ मिस्ट्रेस रख सकते हैं, या और भी जो भी आपको एडिशनल मिलेगा, क्योंकि इसको पढ़ लेना अपना बुक उठा के। हरी सिंह की बात करें तो पहला ये भाई थीफ था, ये चोर था, है ना, थीफ था और एक्सपर्ट भी था बहुत ही ज़्यादा, ये एडप्ट था अपने काम में, काफ़ी कुशल था भाई, चोरी करने में माहिर था। तो आप थीफ लिखोगे एज अ थीफ, एज अ एक्सपर्ट थीफ, एक कुशल चोर के रूप में। एज अ गुड बॉय भी लिख सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा लड़का भी था, उम्र ज़्यादा थी नहीं, बिकॉज हरी सिंह वाज अ 15 year old, अभी इसकी उम्र क्या थी, केवल 15 साल की थी। तो 15 साल की उम्र में ये बहुत एक्सपर्ट चोर बन चुका था।
ही चेंजेस हिज नेम एवरी मंथ्स, वो प्रत्येक महीने अपना नाम बदल लेता था। क्यों बदलता था ये आप याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हरी सिंह अपना नाम बदलता क्यों था। तो इसलिए क्योंकि वो अपने पुराने एम्प्लॉयज़ से बचने के लिए, जैसे किसी के यहाँ उसने काम किया, वहाँ चोरी कर ली, वहाँ से निकल गया, और पुलिस से बचने के लिए तो जहाँ पे वो काम करता था वहाँ अपना पहले दूसरा नाम बताता था, तो उसके खिलाफ जो भी कंप्लेंट आती थी वो पुराने नाम से ही आती थी, तो उसने अपना नाम चेंज कर लिया था लोगों से बचने के लिए। आगे ध्यान देना, अनिल की बात करें, अनिल हरी सिंह का बहुत ही अच्छा फ्रेंड हो जाता है। फर्स्ट टाइम जब हरी सिंह से मिलता है तो उसकी फ्लैटरिंग करता है, चापलूसी करता है, कि कहता है यू लुक्स लिटिल बिट एज अ हेल्दी पर्सन, ऐसा कुछ उनको मोटिवेट करता है। वो जाके वहाँ चापलूसी करता है कि तुम भी एक स्वस्थ और एक पहलवान की तरह दिखते हो। तो आगे बात करें, अनिल की बात कर लें तो अनिल एक राइटर है। पहला इसकी क्वालिटी क्या है, एज अ राइटर दिखा देना, एक राइटर के रूप में। एज अ गुड पर्सन, यहाँ एज अ लगाना बेटा, ध्यान देना सभी बच्चे, एज अ गुड पर्सन, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में उसको हम देख सकते हैं अनिल को, है ना। फिर मटिल्डा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच ये है मटिल्डा। मटिल्डा की बात अगर मैं करूं तो ये मटिल्डा क्या है, ध्यान से समझिएगा। पहले तो भैया डिससेटिस्फाइड लेडी है, ये अपने ज़िंदगी के लाइफ से संतुष्ट नहीं होती मटिल्डा, बिकॉज सी वांटेड टू मैरी अ रिच पर्सन। उसने लाइफ में सोचा था किसी धनी व्यक्ति से मेरी शादी होगी, और ऐसा हो नहीं सका। फाइनली सी गॉट टू मैरिड अ क्लर्क, एक क्लर्क से उसकी शादी होती है और बढ़िया ठीक ठाक लाइफ होती है। लेकिन सडनली एक दिन प्लान बनाते हैं, एक इनविटेशन कार्ड मिलता है इनको वो किसी मंत्री के यहाँ जाने का, तो वो कहानी पूरी चेंज हो जाती है। वहाँ पे क्या था पूरी कहानी एक बार पढ़ेंगे जब आप आराम से तो समझ जाएंगे। अब यहाँ मैं एक बार मैं क्लू दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, बाकी ये कहानी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मटिल्डा के बारे में क्या क्या हुआ मैं संक्षेप में, अगर इसकी समरी आप चाहते हैं तो मैं आपको कवर कर दूंगा, ध्यान देंगे। बात कर लें भोली की, तो भोली एक छोटी सी बच्ची है। इसके पिता एक जमींदार होते हैं, नंबरदार रामलाल नाम होता है जिनका, और उनकी 4 बेटियां होती है। भोली उनमें से सबसे छोटी होती है और 3 बेटे होते हैं उनके। तो फाइनली भोली बचपन में इसको चोट लग जाती है, तो उसकी वजह से इसका दिमाग थोड़ा कम काम करता है, यानी ये सेंस इसका खो जाता है। चेचक की बीमारी हो जाती है इसको, तो ये थोड़ा अगली दिखती, बहुत बदसूरत दिखती, बहुत सुंदर नहीं दिखती है। समय आगे बीतता है तो एक स्कूल इसके गांव में खुलता है, और वहाँ पे स्कूल में उसको पढ़ने के लिए भेजते हैं। यानी पहले तो हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती ले जाते हैं इसके पिता घसीटते हुए कि चलो स्कूल चलना है। और ये हमारे एकदम ग्रामीण परिवेश को दिखाती है, जो हमारा रूरल कल्चर है ना, थोड़ा उससे रिलेटेड ये कहानी है। आप बखूबी इसको समझ सकते हैं भोली। तो ये पहला काम है, इनोसेंट थी, यानी ये इनोसेंट है, भोली भाली, ये जैसे नाम है ना उसका वही मतलब यहाँ रख देंगे आप, इनोसेंट है, सिंपल है, बड़ी साधारण सी लड़की है। एटलीस्ट ये लास्ट में यहाँ ध्यान देना, एट लास्ट क्या होता है बेटा, ये सेल्फ रिस्पेक्ट इसके अंदर आ जाता है। यानी इसकी शादी एक अधेड़ व्यक्ति के से कराई जाती है जिसका नाम होता है विशंबरनाथ। उसकी दुकान बढ़िया होती है, बिजनेस ठीक ठाक चलता है। तो माँ बाप सोचते हैं, क्योंकि अधेड़ उम्र एवरेज में उसकी उम्र 50 साल होती है, वो भोली की उम्र करीब मैक्सिमम बहुत ज़्यादा वो पढ़ लेती है, तो उसकी एज बस यही 15-16 साल हो जाती है करीब। तो सोचो कि 15-16 साल की लड़की की शादी एक अधेड़ व्यक्ति के साथ कराई जा रही थी, फिर भी भोली ने कुछ भी नहीं बोला। कहानी में जब आप पढ़ेंगे तो आप एक चीज़ देखेंगे, लास्ट में होता क्या है कि विशंबरनाथ भोली के पिता को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है दहेज के लिए। कहता 5,000 मुझे कैश चाहिए वरना मैं शादी से इनकार करता हूँ। तो भोली को ये बात बहुत बुरा लगा। भोली ने खुद मना कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली हूँ, और समाज में थोड़ी बेइज्जती भी होती है। उसका पिता भोली को डांटता है कि नहीं बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये कहानी खैर बढ़िया है। ये जो भी मैंने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच आपको बताए हैं इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा, ध्यान देना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। तो आगे बात करता हूँ बच्चों, थोड़ा सा आगे क्या होने वाला ध्यान देना, थोड़ा टाइम दीजिए। ओके सॉरी, ध्यान दो कि और क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच है आपके लिए, थोड़ा कवर करते हैं। एग्जामिनेशन करीब है, ज़्यादा दिन बचा नहीं है, और आप ध्यान दीजिए जो भी चीज़ें बताई जा रही थोड़ा उस पर केयरफुली अगर आप कोशिश करेंगे तो आप अच्छा कर सकते हैं अपने लिए। अब भोली के बाद आता है ग्रिफिन। ये जो हमारा ग्रिफिन है ना, इसका कैरेक्टर स्केच एक बार पढ़ लीजिएगा।
ए ब्राइड का पढ़ लीजिएगा, ये दोनों स्पेशली साइंटिस्ट हैं भाई। पहला ग्रिफिन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये चैप्टर में बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ए ब्राइड के बारे में पढ़ लोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, है ना। ये आपके लिए कुछ कैरेक्टर स्केच थे, इससे पढ़ाई कर लीजिए, इससे बाहर उम्मीद है नहीं आएगा। अब बात करते हैं जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण, जिसके लिए आज का वीडियो मैंने बनाना स्टार्ट किया, मैं उस टॉपिक की बात करने वाला हूं बच्चों। वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है और किस तरह उसको हमें समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कौन सा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच तो हो ही गया है, वो क्या टॉपिक है। देखिए हमारे लिए जो ओवरऑल मार्क्स आपके हैं ना, वो 70 मार्क्स हैं, फिक्स हैं। मतलब आपको जो पेपर देंगे, आप एग्जामिनेशन देंगे, उसका मैक्सिमम मार्क्स कितना है, ये 70 जा रहा है अभी, आप ध्यान दीजिएगा। और आपके लिए जो 30 मार्क्स है वो इंटरनल एग्जामिनेशन, यानी ये आपका प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, जो आंतरिक मूल्यांकन में आपको मिलता है। इसमें बात करें तो 20 जो मार्क्स हैं आपके लिए, ये होंगे आपके OMR बेस्ड पर, ठीक है, OMR बेस्ड होगा। अब इसमें से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं ये ध्यान देना, कि आप ध्यान दीजिए, OMR भरते समय बड़ी सावधानी से अपना काम करना पड़ता है। आप वहाँ ध्यान, ज़रा सा भी गलती किए तो वहाँ आपके लिए गड़बड़ी हो सकती है। गोला गलत भर दिया, कई बार बच्चे ये भी देखने में मिलता है कि वो लगातार कई सारे गोले भर रहे होते हैं एक कॉलम में। भाई एक सीक्वेंस में 4 गोले हैं, आप चारों क्यों भरते हो। कई बार ऐसे कोई बच्चे गलतियाँ किए हैं, मैंने पर्सनल उनको देखा ऐसा करते हुए। ऐसा नहीं करना है। आप जो विकल्प आपको सही लगता है वही विकल्प चुनिए, वही गोला, वही ऑप्शन भरिए जा करके पेपर में। तो ये जो हमारा 20 मार्क्स है, ये किस नज़रिए से ज़रूरी है बच्चों, ध्यान दो। इसमें कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। आप याद रखिए, पढ़ लीजिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन बनेगा, सेंटेंस से क्वेश्चन बन सकता है ना, सेंटेंस से क्वेश्चन बनेगा ही। और बात कर लें तो रीऑर्डरिंग से आपका यहाँ क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन वहाँ पे आएगा, एक क्वेश्चन आपका स्पेलिंग से पूछेगा, मिस स्पेल्ड करके पूछता है। ये हो गए, समझते हुए चलिए एक एक पॉइंट कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ से मिल जाएंगे। और 5 जो टोटल ना 5 क्वेश्चन आ जाएंगे इधर से, 5 क्वेश्चंस फ्रॉम सप्लीमेंट्री से आ जाएगा। सप्लीमेंट्री से समझ लीजिए, सप्लीमेंट्री मतलब जो आपका सेकंड पार्ट है ना, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उस पे ध्यान देना। उसमें से 5 क्वेश्चंस 100% निश्चित है ये आएंगे पेपर में। ये 5 मार्क्स आपके वहाँ से बनेंगे। तो यहाँ 5 हो गए, 6, 7, 8, 9, ये टोटल हो गए, अभी 9 क्वेश्चन हो गए ना इधर। अब आप एक एक और ध्यान देते हुए चलिए। मैं आपको बोलूँगा जो अनसीन पैसेज भी आता है हमारे लिए, एक अनसीन पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होता है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मिल जाएगा। यानी आप ध्यान दीजिए, 1 से 3 तक शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही ये क्वेश्चन मिलता है ना। तो ये 3 हो गए ऑलरेडी। फिर आगे बीच में 9 to 10 है ना, 9 से 10 तक, ये 9 से 10 तक भी आपका जो आएगा, ये यहाँ से 9 to 10 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ध्यान देंगे जब आप, तो ये क्या मिलेगा आपको इसमें भी, यानी यहाँ 3 हो गए, 1, 2, 3 और यहाँ पे 2 क्वेश्चंस। तो ओवरऑल कितने हो गए, 5 मार्क्स। स्टेंजा, यानी एक स्टेंजा आएगा जो कि 2 नंबर में यहाँ पे आप पा सकते हैं, 2 मार्क्स का हो जाएगा पेपर में। आपने ये सब चीज़ें ऑलरेडी समझ ली होंगी, लेकिन थोड़ा डीपली अभी मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ, दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप बेहतर कर सकें। अब आप समझिए, स्टेंजा मतलब वही, अभी इससे क्वेश्चन और बनता है, एक पोएम आता है बच्चों एग्जाम में लिखने के लिए। अगर आप पोएम लिखते हैं तो आपको टोटल मिलेंगे 3 नंबर, है ना। सेंट्रल आइडिया भी लिखेंगे तो 3 नंबर। अब आप ध्यान दीजिए, स्टेंजा जो है, ये जो एग्ज़ाम में, यानी जो पेपर में छपा रहेगा, पेपर में जो आता है ना, उसको आप पोएम में वो मत लिखिएगा। आपको दूसरा कोई पोएम प्रिपेयर कर लो, तैयार कर लो, वो लिखना। तो टोटल यहाँ से 7 आपके लिए ये भी हो गए, 7 मार्क्स आपके ये हो जाएंगे। अब आते हैं, बात कर लें टेक्स्ट बुक से। बाकी जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो टेक्स्ट बुक के पार्ट फर्स्ट से आ जाएंगे, यानी उसी में ओवरऑल। तो टोटल 20 मार्क्स आपके आएंगे OMR भरने के लिए। आप ध्यान दीजिएगा, विशेष ध्यान देते हुए बेटा, गोला गलत नहीं भरिए, ब्लैक पेन से सही तरीके से भरिए। हो सकता है कुछ बच्चे पेपर दे चुके हों भी, हिंदी का पेपर जैसा कि ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है आपका, आप हिंदी दे के आ चुके हो, तो ये ध्यान देना है आपको। टोटल यहाँ से अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं, ठीक। अब अगली बात करें तो ध्यान देते हुए चलिए,
देखिए, पहला जो हमारा सेक्शन बी शुरू होता है ना, सेक्शन बी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से क्लियर करेंगे। सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन होगा अनसीन पैसेज की बात करें, जो पहला आएगा ये 7 नंबर का आता है। अब सोच लो, पूरे पेपर में करीब आपके लिए स्टेंजा और अनसीन पैसेज मिला के 14 नंबर मिलेंगे। 14 मार्क्स आपके फिक्स हैं। अगर आपने बड़े केयरफुली सही तरीके से आंसर ढूंढा, सही गोला आपने भरा, तो आपको 14 नंबर मिल जाएंगे। तो एक बार बहुत संक्षेप में मैं बता दे रहा हूँ, एक बार मैं ये चार्ट समझिएगा। अनसीन पैसेज और स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन मिला के टोटल बनेंगे 14 मार्क्स। ये आप इस पे ध्यान दीजिए। फिर एक पोएम अगर आप लिखते हैं तो भाई 3 नंबर हो जाएगा। एक सेंट्रल आइडिया अगर आप लिखते हैं तो ये भी 3 नंबर हो जाएगा आपका। यानी अब आप कहाँ पहुँच चुके हैं, 20 मार्क्स पे पहुँच चुके हैं। ध्यान देना, अगर आप 60 आंसर करते हैं, 60 आंसर टाइप क्वेश्चन करते हैं, इसकी बात करें तो ये टोटल 3 आने वाले हैं। 3 यानी 3 × 3 = 9। याद रखिएगा, 2 प्रोज से आएंगे और एक सप्लीमेंट्री से पेपर में आने वाला है। तो ये आपका ध्यान देना कि आपको यहाँ 9 नंबर मिलने वाले हैं। लॉन्ग आंसर जो आएंगे, यानी 2 क्वेश्चन आएगा, ये 4 का आएगा तो 8, यानी इनकी संख्या होगी कितनी, टोटल 17 मार्क्स है ना। तो यहाँ पे 20 + 17 37। अब आप ध्यान दीजिए, ये 37 मार्क्स आपके फिक्स हो चुके हैं। आप टोटल 37 नंबर का पेपर समझ चुके हैं। अब आगे थोड़ा और समझाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका नरेशन का सही होना। अब नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात मैं कर रहा हूँ, 2 नंबर का। वॉइस एक्टिव पैसिव की बात करें 2 नंबर का, और पंक्चुएशन की बात करें अगर, तो ये कितने नंबर का, 2 नंबर का। ओवरऑल 6 मार्क्स। यानी इधर कितना पहुँचे थे हम, 37 + 6 कितना हो जाएगा, ये है ना 40, यहाँ पे 47 आपके टोटल अभी तक बन रहे हैं। यानी यहाँ 43 नंबर अभी आपका क्लियर हो चुका है। इसके बाद फिर आपका आर्टिकल जोड़ लीजिए 6 नंबर का, ये आप यहाँ पे आप ये ऐड कर लीजिए, एप्लीकेशन ऐड कर लीजिए, प्लस आपका ट्रांसलेशन भी ऐड कर लीजिए, है ना। तो कुल मिला के पेपर आपका बन जाएगा। 70 नंबर आपको लिखना है, उसमें 20 नंबर गोला भरना है, 50 नंबर आपको डिस्क्रिप्टिव वाला करना है। तो अच्छे से मेहनत करिए पेपर में। बाकी अगर और एडिशनल टिप्स आप इंग्लिश में चाहते हैं तो मैं ज़रूर यहाँ प्रोवाइड करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपका पेपर बेहतर हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल फिर। ऑल द बेस्ट सबके लिए, इंग्लिश का पेपर अच्छा जाए, मेहनत करिए सभी लोग। जो भी एडिशनल टिप्स हैं मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अन्य सब्जेक्ट में अगर मेरे लायक कोई हेल्प होगी तो मैं ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।